बीकॉम प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत। कुछ व्याख्यान मैंने YouTube पर पूर्व में अपलोड किए हुए हैं। उनके PDF नोट्स आपको WhatsApp ग्रुप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उनका लिंक ऑलरेडी मैंने WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब हम एक नए अध्याय की, वैसे आप लोगों के लिए यह अध्याय नया नहीं है, क्योंकि 11th और 12th के सिलेबस में कहीं न कहीं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे अन्य राज्यों के बोर्ड हो, उसमें इस अध्याय को प्रारंभिक स्तर पर सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अब उसका एडवांस स्टेज का वर्जन, उच्चतर अध्ययन यहाँ प्रारंभ करेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण सूचनाओं से लेखे तैयार करना। पॉपुलरली इसे सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरी लेखा पद्धति के नाम से जाना जाता है। हम इस अध्याय को कुछ भागों में संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह आपके बीकॉम ग्रुप 1 पेपर 1 के यूनिट 1 में सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रम भी आज आपको WhatsApp ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है सभी विषयों का। मैं डॉक्टर अरुण कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में जिन बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरी लेखा पद्धति की परिभाषा और अर्थ, एंड डिसएडवांटेज और इसकी हानियाँ, हाउ टू एसरटेन कैपिटल, पूंजी कैसे ज्ञात की जाए, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री, दोहरा लेखा पद्धति में परिवर्तन, हाउ टू गो थ्रू द वेस्ट बुक एंड सी इफ एनी ट्रांजैक्शन स्टिल रिमेन्स टू बी रिकॉर्डेड, किस प्रकार के रद्दी पुस्तक को हम देखकर यह पता लगाएं कि क्या कोई व्यवहार अभी भी दर्ज करने से तो नहीं रह गया। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फ्रॉम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स, इकहरी लेखा पद्धति में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार से व्यापारिक एवं लाभानी खाता बनाया जाए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के उद्देश्यों से, ऑब्जेक्टिव से। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल बी, इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हम क्या क्या जानने में सफल होंगे, उसका बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की इकहरी लेखा पद्धति की परिभाषा और अर्थ। अंडरस्टैंड इट्स डिसएडवांटेजेस, इस पद्धति के
हानियों का अध्ययन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू एसरटेन कैपिटल, हम यह समझ पाएंगे कि पूंजी ज्ञात कैसे की जाती है। हाउ टू यूज़ कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री, हम कैसे प्रयोग करेंगे जिससे सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित किया जा सके। हाउ टू गो थ्रू दी वेस्ट बुक, रद्दी पुस्तक को कैसे देखें। एंड सी इफ़ एनी ट्रांजैक्शन स्टिल रिमेन्स टू बी रिकॉर्डेड, और यह ज्ञात करें कि कहीं कोई व्यवहार दर्ज करने से तो नहीं रह गया। अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फ्रॉम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स, इकरी लेखा पद्धति के उपलब्ध सूचनाओं से व्यापार एवं लाभ हानि खाते का निर्माण कैसे किया जाए। अब हम क्रमवार इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डिसएडवांटेजेस, पुस्तपालन की इकाई लेखा पद्धति का अर्थ और परिभाषा तथा उससे संबंधित हानियाँ। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ नॉट ए सिस्टम एट ऑल। इकाई लेखा पद्धति को किसी भी दृष्टिकोण से एक पद्धति नहीं माना जा सकता। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस नॉट अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड रूल्स, पूर्व में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार व्यवहारों को पुस्तकों में नहीं लिखना, यानी उन नियमों की पालना नहीं करना, बट अकॉर्डिंग टू मेयर कन्वीनियंस, केवल सुविधा के हिसाब से उन व्यवहारों को लिख लेना, यही सिंगल एंट्री सिस्टम है, यही इकाई लेखा पद्धति है। अंडर दी डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा पद्धति में, अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ बोथ द एस्पेक्ट्स, एक व्यवहार को दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। इफ़ देयर इज़ डेबिट, अगर कोई व्यवहार डेबिट में लिखा जाता है, देयर मस्ट बी ए क्रेडिट एंड वॉइस वर्सा, तब उसका एक क्रेडिट पक्ष भी होगा, और यह नियम इसी तरह से विपरीत तरीके में भी लागू होता है, यानी यदि कोई व्यवहार क्रेडिट होगा तो उसका एक पक्ष डेबिट जरूर होगा। इट इज़ नॉट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन ऐसा इकाई लेखा पद्धति में नहीं किया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट में बी completed in transactions, while no record at all may be there in respect of a number of transactions. कुछ व्यवहारों में डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे व्यवहार भी हो सकते हैं जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाए। Most transactions are recorded only once without completing double entry. अधिकतर व्यवहारों को केवल एक बार लिखा जाता है और उनके दोहरा प्रभाव को ध्यान में रखा नहीं जाता। इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, यह केवल एक सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, लेखे नहीं रखे जाते, खाते नहीं रखे जाते। वाइल देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका कोई पूर्व में सुनिश्चित नियम नहीं है। यूजुअली ओनली द कैश अकाउंट बैंक, समटाइम्स द पासबुक इट इज़ ट्रीटेड एज सफिशिएंट फॉर दिस पर्पज। कभी कभी रोकड़ खाता, बैंक खाता, और कभी कभी तो पासबुक को ही बैंक खाते के स्थान पर उसके उद्देश्यों को पूर्ति के लिए खाता मान लिया जाता है। एंड पर्सनल अकाउंट, और कुछ व्यक्तिगत खाते, दैट इज़ अकाउंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, ग्राहकों और लेनदारों के खाते रखे जाते हैं। जनरली देयर विल बी नो अकाउंट्स टू शो परचेज, सेल्स, एसेट्स, इनकम्स एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। प्राय क्रय विक्रय, संपत्तियां, आय, हानियां और खर्चों को दिखाने के लिए
कोई भी खाते सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं रखे जाएंगे। देयर कैन बी नो ट्रायल बैलेंस, इस कारण से सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई तलपट नहीं हो सकता, तलपट नहीं बनाया जा सकता। डिसएडवांटेजेस, इस पद्धति की हानियाँ, वस्तुतः ये हानियाँ नहीं हैं, ये असुविधाएं हैं जो इस पद्धति के अपनाने से जुड़ी हुई है। दिस सिंगल एंट्री सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। सिंगल एंट्री सिस्टम एकरी लेखा पद्धति में निम्न प्रकार हानियाँ हो सकती है। नंबर 1, सिंस देर इज़ नो ट्रायल बैलेंस देर इज़ नो प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि तलपट उपलब्ध नहीं होता, अतः खातों के शुद्ध होने की संभावना नगण्य हो जाती है। प्रॉफिट और लॉसेज कैन नॉट बी एसरटेन्ड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज, सेल्स एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। क्रय विक्रय खर्चों आदि के बारे में अपूर्ण या अधूरी सूचना होने के कारण लाभ और हानि उचित तरीके से ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता। Since accounts relating to assets, furniture, office equipment, etc. are not maintained, there is no control over such assets. क्योंकि संपत्तियां जैसे फर्नीचर, ऑफिस के उपकरण आदि के खाते नहीं रखे जाते, इस कारण से इन संपत्तियों पर उचित नियंत्रण अपनाना संभव नहीं हो पाता। दिस में रिजल्ट इन वेस्टेज एंड मिसअप्रोप्रिएशन, इस कारण से इन संपत्तियों का दुरुपयोग हो सकता है और मिसअप्रोप्रिएशन यानी इनका गबन भी किया जा सकता है। द बैलेंस शीट चिट्ठा कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी स्थिति विवरण के नाम से जाना जाता है, can be prepared only with the difficulty and that too without sufficient accuracy। वह भी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और तैयार कर भी लिया जाता है तो भी उसके पूर्ण शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। यूजफुल कंपैरिजन ऑफ द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट cannot be made because relevant information will generally be missing। प्रबंधकीय सलाह उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि उचित रूप से तुलनात्मकता उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर सूचनाएं सिंगल एंट्री सिस्टम में मिसिंग होती है, गायब होती है, अधूरी होती है। Joint stock companies cannot keep books on single entry system under law। संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियां कभी भी इकरी लेखा पद्धति पर अपने पुस्तकों को नहीं रख सकती क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं है, गैर कानूनी है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन एकल व्यापारी एंड पार्टनरशिप साझेदारी फर्म में इफ़ दे शो विश, अगर वो चाहते हैं तो एडप्ट दिस सिस्टम, वो इस पद्धति को अपना सकते हैं। बट अनलेस द फर्म इज़ वेरी स्मॉल, जब तक कि व्यापारिक इकाई बहुत छोटी ना हो, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू डू सो, ऐसा करना कभी भी उचित नहीं होगा, इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। बड़े व्यापारिक फर्मों को, बड़े व्यापारिक इकाइयों को सदैव डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा पद्धति से ही अपने व्यवहारों का लेखा करना चाहिए। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यदि लेखे सिंगल एंट्री सिस्टम पर रख लिए गए हैं तो उस परिस्थिति में लाभों को कैसे ज्ञात करेंगे। हाउ टू एसरटेन प्रॉफिट। एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर दिस सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। इस पद्धति में लाभ अथवा हानि ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सपोज ए स्टार्ट्स ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020 विथ ₹20,000
ए ने मान लीजिए 20,000 रुपये की पूंजी से 1 जनवरी 2020 को अपना व्यापार प्रारंभ किया। ऑन 31st December 2020, A finds that his capital is rupees 25,000. For finding out capital, see next slide. ए ने वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2020 को यह पाया कि उसकी पूंजी 25,000 रुपये हो गई है। विद्यार्थियों, यह बात ध्यान रखिए, यह पूंजी कैसे ज्ञात की जाएगी इसे हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। दिस श्योरली मीन्स दैट ए हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जब पूंजी 20,000 से 25,000 हो गई है तो ए ने 5,000 रुपये का लाभ कमाया है। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई और बात हमें हमारी जानकारी में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो मान लेते हैं पूंजी में वृद्धि हुई है अर्थात लाभ हुआ है। द कैपिटल कुड नॉट हैव ग्रोन अदरवाइज। अन्यथा पूंजी में वृद्धि क्यों हुई, लाभ हुआ तभी हुई है। बट सपोज ए ब्रॉट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4,000 एज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। यदि ए वर्ष के दौरान 4,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लेकर आया था तो सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। 20,000 रुपये उसने प्रारंभ में लगाए थे, 4,000 रुपये की वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लाया है तो 24,000 रुपये की उसकी पूंजी स्वयं की लगाई हुई है। और वर्ष के अंत में यदि 25,000 रुपये पूंजी हो जाती है तो लाभ केवल 1,000 रुपया ही हुआ है। दिस एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन कैपिटल टू दिस एक्सटेंट। यानी 4,000 रुपये तक की पूंजी में वृद्धि तो अतिरिक्त राशि लाने के कारण हुई है, न कि लाभों के कारण। दिस ब्रिंग्स डाउन द प्रॉफिट टू रुपीज़ 1,000। इस प्रकार जब हमें ज्ञात हो जाएगा प्रारंभिक पूंजी और अंत की पूंजी में 5,000 रुपये का अंतर है, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये का अंतर अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था के कारण है, तो यह लाभ को 5,000 के स्थान पर 1,000 रुपये पर ले आएगा। वन थिंग मोर, एक और बात, ए मस्ट हैव ड्रॉन सम मनी फॉर पर्सनल यूज़। कभी कभी मालिक यानी ए अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए भी पैसा व्यापार से निकाल सकता है। सपोज द फिगर इज रुपीज़ 500 पर मंथ। मान लीजिए वह प्रत्येक माह 500 रुपये विड्रॉ करता है, आहरण करता है, और से रुपीज़ 6,000 फॉर द ईयर, या कहिए वो 6,000 रुपये एक साल के निकाल लेता है। हैड दिस मनी नॉट बिन ड्रॉन, अगर उसने ये पैसा नहीं निकाला होता तो पूंजी वर्ष के अंत में 25,000 के स्थान पर 6,000 रुपये ज़्यादा होती, यानी 31,000 रुपये होती। और इस प्रकार लाभ, जब आप 31,000 रुपये की पूंजी होती और 24,000 रुपये आपके इन्वेस्टेड है तो लाभों की राशि 7,000 रुपये हो जाती। इस प्रकार हम फॉर्मूले के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो लाभों को कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन कैपिटल एट द एंड। वर्ष के अंत में कितनी पूंजी है उसमें वापस ऐड कर दीजिए वर्ष में जितना आहरण किया गया है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर आपने कोई अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था की है तो उसे घटा दीजिए। अब आपके पास में समायोजित पूंजी एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी। उसमें से वर्ष के प्रारंभ की पूंजी को घटा देंगे तो लाभ और हानि की गणना हो जाएगी। इस प्रकार जो उदाहरण हमने देखा उसमें इस फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 6,000। इस प्रकार उसकी पूंजी हो जाती है 31,000, लेस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 4,000, कैपिटल एट द बिगिनिंग 20,000, और ये 24,000 घटा देने के पश्चात जो शेष राशि बचेगी वह वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ 7,000 रुपये है।
लाभों को कैसे ज्ञात करेंगे यह जानने के पश्चात अब हम यह ज्ञात करेंगे कि पूंजी कैसे पता लगाई जा सकती है। वी ऑल नो दैट कैपिटल इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हम सब जानते हैं पूंजी बराबर संपत्तियों में से दायित्वों को घटा दिया जाए। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्सो, इकाई लेखा पद्धति में भी कैपिटल इज एसरटेन्ड इन दिस मैनर, इसी तरीके से पूंजी को ज्ञात किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस शीट। हम जो स्थिति विवरण यहाँ पर बनाते हैं वो चिट्ठे से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होता। इज़ प्रिपेयर्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पुट ऑन द प्रॉपर साइड्स, और इसमें संपत्तियों और दायित्वों को उनके संबंधित पक्षों में उचित तरीके से लिख दिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज कैपिटल। उसके पश्चात संपत्तियों और दायित्व पक्षों का अंतर ज्ञात किया जाता है। सदैव संपत्ति पक्ष ज़्यादा होगा तभी पूंजी की राशि ज्ञात की जा सकेगी। पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर यूजुअली मेंटेन्ड। व्यक्तिगत खाते और रोकड़ खाता क्योंकि प्राय रखा जाता है। एंड हेंस द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी रेडिली अवेलेबल। इसलिए लेनदारों, देनदारों, रोकड़ शेष, बैंक शेष आदि के प्रारंभ और अंत के शेष हमेशा उपलब्ध होंगे, जिनकी सहायता से स्थिति विवरण बनाना बड़ा आसान होगा। The amount of other assets can be ascertained only by physical inspection. अन्य संपत्तियों को भौतिक निरीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। आइए अब एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको पूंजी कैसे ज्ञात की जा सकती है आसानी से समझ में आ सके। ए कीप हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ए अपनी पुस्तकें इकाई लेखा पद्धति पर रखता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग 2020। हमें 2020 जो वर्ष की समाप्ति हो रही है उस वर्ष के लिए ए का लाभ ज्ञात करना है, और हमारे पास उपलब्ध सूचनाएं इस प्रकार है। बैंक बैलेंस वर्ष के प्रारंभ का और अंत का दिया हुआ है। कैश इन हैंड वर्ष के अंत का दिया हुआ है। डेटर्स दोनों दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स भी दोनों दिए हुए हैं। स्टॉक भी प्रारंभ और अंत का दिया हुआ है। प्लांट प्रारंभ और अंत का दिया हुआ है। फर्नीचर भी प्रारंभ और अंत का दिया हुआ है। ऑन 30th June, A bought in ₹600 as additional capital and withdrawn ₹300 for personal use. 30 जून को A 600 रुपये की अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लाता है और वर्ष के दौरान 300 रुपये अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज नेसेसरी। 5% की दर से डूबत ऋण के लिए आयोजन करना अनिवार्य है। प्लांट एंड फर्नीचर आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 5% की दर से प्लांट और फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। पूंजी पर ब्याज भी दिया जाना है 5% की दर से। आइए पहले इस प्रश्न में समझने का प्रयास करेंगे कि हम पूंजियाँ कैसे ज्ञात करते हैं। प्रारंभ की पूंजी चाहिए हमें, अंत की पूंजी चाहिए, क्योंकि उन दोनों के अंतर से ही हम लाभ और हानि की गणना करेंगे। प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करने के लिए प्रारंभ की संपत्तियां और प्रारंभ के दायित्व स्थिति विवरण में चिट्ठी की तरह उचित कॉलम्स में लिख देंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2020। लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड में लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट और फर्नीचर। हम देखते हैं एसेट साइड की टोटल 9140 है, जबकि लाइबिलिटी साइड की टोटल 2240। जब इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी हो जाती है और वह है 6900, जिसे हम कहेंगे कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का अर्थ है दोनों पक्षों का अंतर।
दोनों पक्षों के अंतर के शेष को हमने यहाँ पर पूंजी के रूप में दर्शाया है। ठीक इसी प्रकार से वर्ष के अंत की पूंजी भी हम ज्ञात कर लेंगे। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के स्थान पर बैंक शेष आ गया है। बैंक शेष, रोकड़, सन्ड्री डेटर्स, उसमें से 5% डूबत ऋण के लिए आयोजन करते हुए, स्टॉक, प्लांट 2000 उस पर 5% मूल्यह्रास लगाते हुए, फर्नीचर 140 उस पर 5% की दर से 7 रुपये का मूल्यह्रास लगाते हुए राशियां लिख देंगे और इस प्रकार टोटल आ जाएगी संपत्ति पक्ष की 12,703। इसमें से दायित्व पक्ष का योग 1950 रुपये घटाने के पश्चात हमारे पास 10,753 रुपये का अंतर जो आया है वह वर्ष के अंत की पूंजी कहलाएगी। हम अब स्टेटमेंट बना लेते हैं जिससे कि लाभों को ज्ञात किया जा सके। वर्ष के अंत में पूंजी है 10,753 रुपये। इसमें से वर्ष के दौरान अतिरिक्त लाई गई पूंजी को घटा दिया हमने 600 रुपीज़। ड्राइंग्स को वापस ऐड कर दिया है 300 रुपीज़। 1 जनवरी की जो पूंजी है 6,900 रुपये और यहाँ पर 5% की दर से आपको पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए कहा गया है। 6,900 रुपये वर्ष भर रहे उस पर 5% की दर से, और 600 रुपये की जो अतिरिक्त पूंजी लाई गई है वो 30 जून को लाई गई है। अतः जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 माह का 5% की दर से ब्याज लगाएंगे तो 6,900 रुपये पर तो 345 रुपये और 600 रुपये पर 15 रुपये का ब्याज आ जाएगा। और यह 360 रुपये का ब्याज लगाने के पश्चात प्रारंभ की पूंजी वर्ष में स्वमेव 7,260 रुपये हो जाती है। इसको घटाने पर 3,193 रुपये का लाभ हमें ज्ञात होता है। और यह एक पूरी प्रक्रिया हमने सीखी है सिंगल एंट्री सिस्टम में किस प्रकार प्रारंभ की पूंजी, अंत की पूंजी और वर्ष के दौरान कमाए गए लाभों को ज्ञात करते हैं। शेष रहे बिंदुओं पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।